नमस्कार। बिहार की नदियों की एक खासियत है, वो जितनी उपजाऊ जमीन बनाती हैं उतनी ही तबाही भी लाती हैं। आज की इस चर्चा में हम बिहार के भूगोल की इसी दिलचस्प और दोहरी दुनिया को समझेंगे और राज्य का एक साफ नक्शा तैयार करेंगे। तो देखिए, इसे समझने के लिए हम 5 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। एक भौगोलिक अवलोकन से शुरुआत करेंगे, फिर नदियों की दोहरी प्रकृति, राज्य की सीमाओं, कृषि और आखिर में कुछ मुख्य आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले चलिए बिहार की नींव को समझते हैं। आखिर किस तरह की जमीन इस राज्य की पहचान बनाती है? इसका जवाब छिपा है इसके विशाल और उपजाऊ मैदानों में। असल में बिहार का जो ज्यादातर हिस्सा है ना, वो एक जलोढ़ मैदान है। इसे यहाँ की शक्तिशाली नदियों ने हजारों सालों में अपनी लाई हुई गाद से बनाया है, और यही वजह है कि ये भूमि खेती के लिए इतनी बेहतरीन मानी जाती है। और यही नदियां जो इस उपजाऊ मैदान को बनाती हैं, वो बिहार की लाइफलाइन यानी जीवन रेखा हैं। लेकिन इन्हीं नदियों का एक दूसरा रूप भी है, जो एक वरदान होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा अभिशाप भी बन जाता है, खासकर मॉनसून के महीनों में। अब इन नदियों की विनाशकारी शक्ति को समझने के लिए एक सवाल मन में आता है, पूरे भारत में वो कौन सा राज्य है जहां बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा होता है? जी हां, इसका जवाब है बिहार। और इसकी सबसे बड़ी वजह है वो नदियां जो हिमालय से आती हैं। ये हर साल मॉनसून में अपने साथ भारी मात्रा में पानी और गाद लेकर आती हैं, जिससे भयानक बाढ़ आती है। तो यहां पर बिहार की नदियों का जो डबल रोल है, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ हैं कोसी और गंडक जैसी उत्तरी नदियां, जो हिमालय से निकलकर अक्सर उग्र रूप ले लेती हैं, और दूसरी तरफ हैं सोन और फल्गु जैसी दक्षिणी नदियां, जो पठारी इलाकों से आती हैं और काफी शांत रहती हैं। और इन सब में कोसी नदी का नाम तो सबसे ऊपर आता है। ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए इतनी बदनाम है कि इसे बिहार का शोक तक कहा जाता है, और यही हर साल लाखों लोगों के लिए तबाही का कारण बनती है। अब इसी तबाही से निपटने के लिए साल 1954 में भारत और नेपाल ने मिलकर कोसी परियोजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य मकसद बाढ़ को कंट्रोल करना और सिंचाई के लिए पानी का इंतजाम करना था। तो नदियों की कहानी तो समझ ली। अब जरा बिहार की जमीन, मतलब इसके पहाड़ियों और महत्वपूर्ण सीमाओं पर भी नजर डालते हैं, जिन्हें ये नदियां और पहाड़ मिलकर बनाते हैं। अगर बिहार की सीमाओं पर गौर करें तो उत्तर में सोमेश्वर श्रेणी है, जो नेपाल के साथ एक तरह की कुदरती दीवार बनाती है। वहीं इसके ठीक उलट दक्षिण में गया, नवादा और जमुई की पहाड़ियां हैं, जो असल में झारखंड के पठार का ही हिस्सा हैं और राज्य की दक्षिणी सीमा तय करती हैं। अच्छा, सीमाओं की बात चली रही है तो एक सवाल जो अक्सर परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, बिहार का वो कौन सा एक जिला है जो 2 राज्यों उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से जुड़ता है? इसका सही जवाब है रोहतास। ये बिहार का इकलौता ऐसा अनोखा जिला है जो अपनी सीमाएं पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड दोनों राज्यों के साथ साझा करता है। ये इसकी एक खास रणनीतिक स्थिति को दिखाता है। तो ये नदियां, ये मैदान और ये पहाड़, ये सब मिलकर ही तय करते हैं कि बिहार की कृषि कैसी होगी, यहाँ के जंगल कैसे होंगे और यहाँ का मौसम यानी जलवायु कैसी रहेगी। और यहाँ देखिए, राज्य की विविधता कितनी कमाल की है। एक तरफ रोहतास है जो चावल उत्पादन में सबसे आगे है, तो दूसरी तरफ नेपाल बॉर्डर पर बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। ये जो तराई क्षेत्र है ना, जो उत्तरी सीमा पर है, इसकी मिट्टी इतनी ज्यादा उपजाऊ है कि खेती के लिए ये सोना है। यहीं पर चावल और गन्ने जैसी फसलें बहुत अच्छी होती हैं। चलिए, अब इस पूरी भौगोलिक तस्वीर को कुछ जरूरी आंकड़ों से और साफ करते हैं, जो बिहार की एक सटीक तस्वीर पेश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुल क्षेत्रफल की। तो बिहार का कुल एरिया है 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। और अगर पूरे भारत से इसकी तुलना करें तो ये देश के कुल भूमि क्षेत्र का करीब 2.86% है। साइज में छोटा होने के बावजूद ये भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्यों में से एक है। अच्छा, कुछ और जरूरी बातें जो अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं, जैसे कि सबसे कम बारिश वाला जिला है औरंगाबाद और सोन नदी पर बना है मशहूर अब्दुल बारी पुल। और इस चर्चा को खत्म करते करते एक सवाल छोड़ जाते हैं, केसरिया चौर आर्द्र भूमि, जिसे वेटलैंड भी कहते हैं, ये बिहार के किस जिले में स्थित है? इसके बारे में पता लगाइएगा।